हेलो एवरीवन, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम डेफिनेशंस एंड बेसिक कंसेप्ट्स कर रहे हैं, इसमें आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध। अब इस सेशन में हम कौन से इश्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं। पहला है कि जब कोई अपराध हो जाता है तो कौन से केस में अरेस्ट होगी, कौन से केसेस में अरेस्ट नहीं होगी। फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए क्या पुलिस को हर केस में अरेस्ट करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है? क्या एफआईआर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग हो सकती है? डीडीआर या एनसीआर का नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड क्या कंसेप्ट है? कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस, ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट कैसे हैं? पार्शियल कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड पार्शियल कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंसेप्ट क्या हमारे सीआरपीसी में रिकॉग्नाइज्ड है? ये कैसे पता करवा सकते हम कि कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है? पुलिस की क्या क्या पावर है इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि जब वो अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में या उस जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ऑफेंसेस जो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में कैटेगराइज किए गए हैं, इनका बेसिस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, और लैंडमार्क जजमेंट्स जो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के रिलेटेड है, इन सब इश्यूज़ के अलावा और बहुत सारे टेक्निकल और लीगल इश्यूज़ को डिस्कस करते हुए मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। फिर भी इन सभी जो हमने अभी डिस्कस करना है, इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड कहाँ पे है? कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है 2C में और नॉन कॉग्निजेबल है 2L में। पहले तो ये बात हमने याद रखनी है। अब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब समझने से पहले हम जो कॉग्निजेबल वर्ड है इसका लिटरल मतलब समझते हैं। अगर ये समझ आ गया तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा कि क्या क्या इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब कॉग्निजेबल का लिटरल मतलब होता है वर्थ ऑफ नोटिस, वर्थ ऑफ कंसिडरेशन। ऐसी चीज जिसको संज्ञान में लिया जा सकता है, ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है, यह है कॉग्निजेबल। लाइकवाइज कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी वो ऑफेंसेस है जिनका संज्ञान, जिनका नोटिस जो है वो पुलिस ले सकती है। अब वो नोटिस कैसे लेगी? वो नोटिस इस तरीके से लिया जाता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस के पास पावर होती है कि वो एक्यूज्ड को बिना वारंट के खुद अरेस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस खुद उस मैटर का, उस ऑफेंस का संज्ञान ले सकता है और एक्यूज्ड को बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना कोर्ट के वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो कि 2L में डिफाइंड है, ये वो वाले ऑफेंसेस है जहां पे पुलिस खुद संज्ञान नहीं ले सकती, खुद अरेस्ट नहीं कर सकती, बल्कि अगर उनको कोर्ट की तरफ से वारंट मिलता है, उनको परमिशन मिलती है, ओनली इन दैट केस वो एक्यूज्ड को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक चीज़ तो आई होप हमारे माइंड में आ चुकी होगी। अब इसको फर्दर समझते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो जहां पे अरेस्ट जो है वो विदाउट वारंट हो रही है, और नॉन कॉग्निजेबल वो है जहां पे अरेस्ट ओनली विद वारंट होती है। अब ये तो हो गया डेफिनेशन। अब वो अरेस्ट करने की पावर पुलिस को मिलती कहां से, हम ये देखते हैं। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करने की पावर मिलती है सेक्शन 41 क्लॉज 1 रेड विद सेक्शन 156 सीआरपीसी। और लाइकवाइज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो पुलिस को अरेस्ट करने की पावर मिलती है सेक्शन 41 क्लॉज 2 रेड विद सेक्शन 155 सीआरपीसी।
इस चीज़ को, इस बेसिक कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ लो। इसको समझ गए तो आगे आने वाली चीज़ें समझनी बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है जी। अब क्या पुलिस को हर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करनी ज़रूरी है? तो उसके बारे में हम देखते हैं। एक तो है जी पुलिस की पावर ऑफ अरेस्ट और दूसरा है जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट। ये एक डिफरेंट लीगल इशू है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में इस चीज़ को सेटल कर दिया है कि पुलिस की पावर जो है वो तो ठीक है, उनको मिल गई है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, बट क्या वो अरेस्ट जस्टिफाइड है? ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। विच मीन्स कि पावर टू अरेस्ट द एक्यूज्ड इज वन थिंग एंड जस्टिफिकेशन ऑफ दैट अरेस्ट इज अनदर थिंग। अब पहले हम ये समझते हैं जस्टिफिकेशन क्या है। पावर क्या है वो तो हमने समझ लिया है, 2C को पढ़ लो, 2L को पढ़ लो, फिर सेक्शन 41 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को पढ़ लो तो हमें पावर समझ आ जाती है। अब जस्टिफिकेशन का मतलब ये है कि क्या अरेस्ट करने के लिए कोई पुलिस के पास रीज़न था, क्या अरेस्ट करने से कोई पर्पस सर्व हो रहा है, क्या अरेस्ट करने से इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगी। अगर तो इन क्वेश्चंस का आंसर एफर्मेटिव है, मतलब इन क्वेश्चन का आंसर हाँ है, तो अरेस्ट जस्टिफाइड है। अगर इन क्वेश्चंस का आंसर नेगेटिव है, मतलब ना है, मतलब ये है कि पुलिस के पास कोई रीज़न है नहीं अरेस्ट करने का, तो दैट इज़ ए केस ऑफ अनजस्टिफाइड अरेस्ट। तो पावर टू अरेस्ट इज़ वन थिंग और जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट इज़ अनदर थिंग। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो देखो ये समझना कैसे है। जब हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मीनिंग समझ आएगा, तब हमें अरेस्ट का लॉ भी समझ आ जाएगा। बेसिक चीज़ तो यहीं पे है। जब हमें अरेस्ट का लॉ समझ आ जाएगा तो काफ़ी हद तक हमें बेल का लॉ भी समझ आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है, दैट इज़ एन आइडिया। ठीक है जी। तो ये है मीनिंग एंड डेफिनेशन। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि असल में अरेस्ट करना तो है ही, लीगल सिग्निफिकेंस क्या है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का लीगल सिग्निफिकेंस क्या है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब लीगल सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे कि 2C और 2L रेड विद सेक्शन 41 से हमें अरेस्ट की पोजीशन का तो पता चल ही जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है वहाँ पे पुलिस के पास पावर है कि वो उस ऑफेंस के लिए FIR भी रजिस्टर कर सकती है। उस ऑफेंस के लिए FIR किस सेक्शन में रजिस्टर की जाएगी? सेक्शन 154 में FIR रजिस्टर की जा सकती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सेक्शन 155 के अंडर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है। अब वो क्या प्रोसीडिंग है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दैट मीन्स कि अरेस्ट के अलावा कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो लीगल सिग्निफिकेंस है दैट रिलेट्स टू कमेंसमेंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग। इट इज़ लाइक कि आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मोशन में कैसे लेके आते हो, वो भी डिपेंड करेगा कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है जी। अब नॉट ओनली दिस, यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कंसेप्ट को अप्लाई किया जाएगा। अब इसको हम समझते हैं। इफ़ इट इज़ ए केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस तो वहाँ पे पुलिस कैन स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑन इट्स ओन, बिना कोर्ट की परमिशन के कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जा सकती है। वेयर एज इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगेन सेक्शन 155 का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा और जब मैजिस्ट्रेट परमिशन देगा सेक्शन 155 के अंडर तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए आगे कमेंस कर देगी। दैट इज द लीगल सिग्निफिकेंस। तो ये सिर्फ
अरेस्ट के बारे में नहीं है, ये एफआईआर के बारे में है। एफआईआर जो कि सेक्शन 154 में किसके बारे में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटिंग होती है। इन्वेस्टिगेशन जो कि फर्दर सेक्शन 156 में कॉग्निजेबल केस में बिना परमिशन के हो सकती है। अब जैसे मैंने बताया नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या लीगल सिग्निफिकेंस है, नॉन कॉग्निजेबल केस में एनसीओ या एनसीआर को फॉलो करना पड़ता है, विच मीन्स कि जैसे ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को रिपोर्ट किया जाएगा पुलिस को, तो पुलिस जो है वो उसका सब्सटेंस जो है, जो उसका जिस्ट है, उसको लिख लेगी और उसको हम बोलते हैं ये चीज एनसीओ या एनसीआर। ठीक है जी, उसको हम डीडीआर भी बोलते हैं, बेसिकली डीडीआर। ठीक है जी। अब जैसे ही एनसीआर या डीडीआर रजिस्टर हो जाती है, लॉज हो जाती है, तो किसके बारे में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, एनसीओ के बारे में। तो क्या होता है, फिर उस जानकारी देने वाले को मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है और फिर मैजिस्ट्रेट अगर इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दे तो फिर पुलिस के पास सेक्शन 155 के अंडर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर मिल जाती है। तो यहाँ पे 154, यहाँ पे 155, यहाँ पे 156, यहाँ पे 155। हाँ, आगे वो 156 से मिल जाएगी, आगे 155 के बाद 156 भी फॉलो होगा, बट वो कैसे फॉलो होगा, दैट इज ए डिफरेंट कंसेप्ट। बट यहाँ तक हमने समझना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो लीगल सिग्निफिकेंस है, इट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द पावर ऑफ अरेस्ट, बट इट हैज टू डू विद द commencement of investigation, with the lodging of an FIR और DDR और जो हमारा NCR है इसके बारे में। फिर हम आगे इसको बढ़ाते हैं कि हमने ऑफेंसेस को क्लासीफाई किया है, इसका वर्गीकरण किया है किस बेसिस पे, पहले हम वो बेस जान लेते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो हमने कैटेगराइजेशन की है इसका बेसिस क्या है, पहले हम ये समझते हैं। देखो, इसका बेसिस ये है कि अगर तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, राइट, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्योंकि दिस इज ए केस जहां पे प्रॉम्प्ट एक्शन लेना ज़रूरी है, यहाँ पे हो सकता है अरेस्ट करना ज़रूरी है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को कमेंस करना, एविडेंसेस को कलेक्ट करना ज़रूरी है। तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है, एक तो पुलिस का राइट टू अरेस्ट के बारे में, दूसरा प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्योंकि अरेस्ट के बारे में डिफरेंट लॉ है और इन्वेस्टिगेशन को कमेंस करने के बारे में डिफरेंट लॉ है। अब ऐसा क्यों है, पहले हम ये समझते हैं। देखो, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है वो जनरली सीरियस होते हैं और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है वो जनरली लेस सीरियस होते हैं। और जैसे ही पुलिस को रिपोर्ट मिलती है किसी भी ऑफेंस के बारे में, तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी, पुलिस अरेस्ट करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, विच मीन्स कि बहुत सीरियस कंसिक्वेंसेस, बहुत सीरियस प्रोसीडिंग्स जो है दे कम इनटू प्ले। बट ये सोचा जाता है कि अगर कोई ऑफेंस जो कि नॉन सीरियस इन नेचर है, जो कि लेस सीरियस है, उस केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाना किसी व्यक्ति के खिलाफ, उस केस में किसी व्यक्ति को अरेस्ट हो जाना, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, तो वो बहुत सीरियस इश्यू होता है। इसीलिए जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में है वहाँ पे तब ही प्रोसीडिंग्स होती है जब मैजिस्ट्रेट ऑथराइज करता है, परमिशन देता है, विच मीन्स कि प्रोसीडिंग्स वहाँ पे होगी, तब होगी व्हेन एक्शन या प्रोसीडिंग्स जो है दे आर वारंटेड, दे आर एक्चुअली नेसेसरी
तो नॉन कॉग्निजेबल केस में स्ट्रेट वे पुलिस एक्शन नहीं ले सकती जब तक मैजिस्ट्रेट अपना माइंड अप्लाई नहीं करता। दैट मीन्स इसका एप्लीकेशन ऑफ माइंड से भी कंसेप्ट है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड नॉन कॉग्निजेबल केस में एक्शन लेना ठीक नहीं होगा। बट क्योंकि कॉग्निजेबल केस सीरियस केस है, क्योंकि यहाँ पे अरेस्ट करनी, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना, यहाँ पे एफआईआर लॉन्च करनी ज़रूरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इसीलिए वहाँ पे इमीडिएट एक्शन हो सकता है। ठीक है जी। अब हम आगे आते हैं। अब एक हमारा इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है वो पब्लिक रॉन्ग्स है। हाँ, ये आप मान लो कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है वो पब्लिक रॉन्ग है। पब्लिक रॉन्ग होने का मतलब कि वो जो ऑफेंस है इट इज़ कंसिडर्ड कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं बल्कि वो पूरी की पूरी सोसाइटी के खिलाफ हुआ है। ठीक है जी, पूरी की पूरी सोसाइटी के खिलाफ है। दैट मीन्स कि हम कहते हैं ना कि ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट एन इंडिविजुअल बट अगेंस्ट द सोसाइटी एज ए होल। तो क्योंकि ये सोसाइटी के खिलाफ है, अब किसकी ड्यूटी थी सोसाइटी को क्राइम से बचाना? वो ड्यूटी थी स्टेट की। ठीक है जी। अब क्योंकि स्टेट ने ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, अब फिर स्टेट की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो जो क्राइम हुआ है उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाए और जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिले। ये भी स्टेट की जिम्मेवारी है। इसीलिए जो क्राइम है, क्योंकि वो सोसाइटी के अगेंस्ट भी है, क्योंकि वो स्टेट की जिम्मेवारी थी, दैट इज वाई कि प्रोसिक्यूशन स्टेट एजेंसी के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए आप कभी नोटिस करो कि जो एफआईआर होती है, जो एफआईआर है उसमें या जो केस है उसमें टाइटल क्या होता है? टाइटल होता है स्टेट वर्सेस मिस्टर या मिसेस एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे एक पार्टी स्टेट होती है। स्टेट इसीलिए क्योंकि ये क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट, अब सोसाइटी को रिप्रेजेंट कौन करता है? स्टेट करती है। सोसाइटी को क्राइम से बचाने की जिम्मेवारी किसकी थी? स्टेट की थी। इसीलिए स्टेट इटसेल्फ बिकम्स ए पार्टी, इसलिए हम लिखते हैं स्टेट वर्सेस सो एंड सो। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी पता लग गया होगा कि हम एफआईआर में या केस का जो टाइटल होता है उसमें स्टेट वर्ड क्यों यूज करते हैं। ठीक है जी। चलो अब आगे चलते हैं। आगे कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ना एक डॉक्ट्राइन होती है, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर। डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर को समझने से पहले हम ये जो वर्ड है ना मर्जर, इसका मतलब समझते हैं। मर्जर का मतलब है किसी चीज़ का दूसरी चीज़ में मर्ज कर जाना। ठीक है जी। एक चीज़ है छोटी, अब वो छोटी चीज़ जो है वो जब एक बड़ी चीज़ में मर्ज कर जाएगी तो वो छोटी चीज़ की एंटिटी भी बड़ी चीज़ में मर्ज करेगी। इसका मतलब उसका जो अस्तित्व है वो बड़ी चीज़ ही बन गया। अब इसको बेसिकली हम डिटेल में समझते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर का मतलब ये है कि जब कोई भी ऑफेंस होता है तो कोई भी अक्रेंस होती है उसमें देखो कई ऑफेंस हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफेंसेस हो सकते हैं ना। जरूरी तो नहीं कि एक अक्रेंस में एक ही ऑफेंस होगा, तो मल्टीपल ऑफेंसेस होते हैं। अब जब मल्टीपल ऑफेंसेस हो रहे हैं तो जब हम एक एक ऑफेंस को इंडिविजुअल बेसिस पे देखेंगे तो हम कह सकते हैं जी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये हो गया एज फार एज देयर डेफिनेशन इज कंसर्न। लेकिन जब हम उसको टोटलिटी में देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं केस। उसको हम फिर ऑफेंस नहीं बोलते, उसको केस बोलते हैं। तो दैट मीन्स कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसका तो ताल्लुक है उस वर्ड का डेफिनेशन तक, लेकिन जो कॉग्निजेबल केस है उसका ताल्लुक है पूरे के पूरे अक्रेंस के साथ। ठीक है जी। तो जब मल्टीपल ऑफेंसेस इन्वॉल्व होते हैं तो हम बोलते हैं केस, राइट। एक तो केस और ऑफेंस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस में ये डिफरेंस है
कि मल्टीपल ऑफेंसेस जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पे हमें वर्ड कॉग्निजेबल केस यूज़ करना पड़ता है। और आप भी नोटिस करो कि सेक्शन 154 तक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वर्ड यूज़ होता है, लेकिन फर्दर 155, 156 ऑनवर्ड्स वो वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होता है? कॉग्निजेबल केस। अब वापस आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर। डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर का मतलब क्या है? देखो, अब जैसे हमने ये समझना कि एक अकरेंस होगी, इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है। कुछ ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है, कुछ ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल है। अब एक माइंड में सवाल आता है कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट जो है वो विदाउट वारंट होगी, नॉन कॉग्निजेबल में विद वारंट होगी, कॉग्निजेबल में एफआईआर होगी, नॉन कॉग्निजेबल में 155 का प्रोसीजर होगा, डीडीआर होगी, एनसीआर होगी। कॉग्निजेबल में इन्वेस्टिगेशन पुलिस खुद कर सकती है, नॉन कॉग्निजेबल में आफ्टर द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट कर सकती है। बट अब इस केस में क्या करेंगे? अब क्या इसको हम पार्शियली डिवाइड करेंगे? क्या हम उस अकरेंस में क्या जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है उसके लिए एफआईआर, उनके लिए अरेस्ट विदाउट वारंट, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की पावर पुलिस को इमीडिएटली दे देंगे, और जो नॉन कॉग्निजेबल है उसमें हम डीडीआर, एनसीआर और 155 का प्रोसीजर फॉलो करेंगे? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये पार्शियल कॉग्निजेबल ऑफेंस और पार्शियल नॉन कॉग्निजेबल का कंसेप्ट होगा? द आंसर इज नो। हमारे सीआरपीसी में पार्शियल कॉग्निजेबल और पार्शियल नॉन कॉग्निजेबल का कंसेप्ट रिकॉग्नाइज नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चंस के आंसर के लिए आती है डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर। अब डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर ये कहती है कि जहाँ पे भी किसी भी अकरेंस में अगर एटलीस्ट वन ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो जितने भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो उसके अंडर मर्ज कर जाएंगे। दैट मीन्स कि वो पूरे के पूरे केस को, अब केस क्या वो हमने समझ लिया, पूरे के पूरे केस को हम कॉग्निजेबल केस ट्रीट करेंगे और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड जो लॉ है, जो प्रोसीजर है, उसको ही फॉलो किया जाएगा। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर। मैं फिर से समझा देता हूं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो कि लेस सीरियस इन नेचर है, वो एक एटलीस्ट एक कॉग्निजेबल ऑफेंस या एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं, अगर उस केस में एक या एक से ज़्यादा कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें मर्ज कर जाएंगे और पूरे के पूरे केस को कॉग्निजेबल केस माना जाएगा। अब सवाल ये है कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर है कहाँ पे? डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड है सेक्शन 155 क्लॉज 4 में। 155 क्लॉज 4 को अच्छे तरीके से पढ़ें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कोई भी पार्शियल कॉग्निजेबल ऑफेंस, पार्शियल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकली हम समझे तो देयर इज ए टेंडेंसी, एक टेंडेंसी होती है कि कोई भी केस है उसमें ना एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। वो क्यों? मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि टेक्निकली वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि उससे पुलिस को बहुत पावर मिल जाती है, उससे फिर केस को सीरियस मैनर में, केस को इमीडिएट एक्शन के बेसिस पे टेकअप किया जा सकता है। ठीक है जी, ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर है असल में एक फिक्शन ऑफ लॉ है। ये भी हमसे सवाल पूछा जाता है। फिक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ ने ऐसा मान लिया, क्योंकि अब इनको अगर इंडिविजुअली देखें तो हमें पता है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट क्योंकि हमने ऐसा मानना है, ये लॉ की फिक्शन है कि पूरे के पूरे ऑफेंस को कॉग्निजेबल केस मान लिया जाए। अब इसका नेट रिजल्ट क्या है? अब इसका नेट रिजल्ट ये है कि जब डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर आएगी तब एफआईआर हो सकती है। कौन से ऑफेंस के लिए? कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, एज वेल एज, मार्क माई वर्ड, ध्यान से सुनना, एज वेल एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, विच मीन्स कि वो जो पूरी अकरेंस है, चाहे उसमें कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी इन्वॉल्व है, वो भी एफआईआर का पार्ट बनेगा। तो इन ए वे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी एफआईआर हो सकती है। कब? जब कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हुआ है।
दूसरी चीज, उसमें फिर अरेस्ट जो है, अब ऐसा नहीं है कि नॉन कॉग्निजेबल के लिए हम वारंट लेने जाएंगे, उसमें भी जब अरेस्ट की जाएगी तो उस अरेस्टेड पर्सन को कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन कॉग्निजेबल दोनों के लिए अरेस्ट की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि नॉन कॉग्निजेबल अरेस्ट ऑफेंस के लिए फिर वारंट को लेना पड़ा। एंड लाइकवाइज जब इन्वेस्टिगेशन की बात आएगी तो डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर का इफेक्ट ये है कि 156 में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। किसके लिए? कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए तो होगी ही होगी, लेकिन उसमें जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन्वॉल्व है उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी बिना कोर्ट की परमिशन के। क्यों? बिकॉज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर, जो कि सेक्शन 155 क्लॉज 4 में है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर। आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है, ये चीज़ हम समझते हैं पहले कि कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। अब इसके लिए जो शेड्यूल 1 है वो गाइडिंग लाइट है। देखो शेड्यूल 1 जो है, जब हम सीआरपीसी का बेयर एक्ट रेफर करते हैं तो उसके बैक में, ठीक है जी, आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में वहां पे शेड्यूल मिलेंगे दो शेड्यूल है सीआरपीसी में टोटल। पहला शेड्यूल डील करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस से, दूसरा डील करता है फॉर्म से। लेकिन यहाँ पे वी आर कंसर्न ओनली विद द फर्स्ट शेड्यूल जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस से डील करता है। अब फर्स्ट शेड्यूल के भी 2 पार्ट्स हैं, लेकिन पहले हम पहले पार्ट को समझते हैं। तो पहले पार्ट में जब हम देखेंगे और कॉलम 4 को देखेंगे, हमें पता लग जाएगा कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। बट ये जो पार्ट 1 है, इट इज कन्फाइंड ओनली टू आईपीसी ऑफेंसेस। अब इससे सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट अबाउट द नॉन आईपीसी ऑफेंसेस, व्हाट अबाउट द ऑफेंसेस व्हिच आर मेंशन्ड अंडर सम स्पेशल और लोकल लॉ। तो उसके लिए आंसर ये है कि अगर तो उन लोकल या स्पेशल लॉ में उन पर्टिकुलर ऑफेंसेस को क्लासीफाई नहीं किया गया तो फिर हमें क्या वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, उसके बारे में शेड्यूल 1 के पार्ट 2 से पता चलता है। बट हैविंग सेड दैट, इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे दे आर नॉट क्लासिफाइड। कहने का मतलब जिन ऑफेंसेस की हम बात कर रहे हैं वो लोकल या स्पेशल लॉ में क्लासिफाइड नहीं है एज कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा, जैसे कि अभी हमने मेंशन किया कि वो नॉन आईपीसी ऑफेंसेस है, तो जाके शेड्यूल 1 का पार्ट 2 अप्लाई होगा, अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, पहले ये देखते हैं। इसको अप्लाई ऐसे करेंगे कि पार्ट 2 में हमें पता चलता है कि अगर तो कोई ऑफेंस डेथ पेनल्टी या जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या जिसकी पनिशमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर्स है, उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हैं। तो ये हो गया एक क्राइटेरिया। तो पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट बेसिस हो गया। दूसरा, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 7 साल या इससे नीचे 3 साल तक है, तो वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस ही माना जाएगा। ये हो गया दूसरा क्राइटेरिया। अब है तीसरा, अगर कोई ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 3 साल से नीचे है तो उसको हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गैर संज्ञेय अपराध कैटेगराइज करेंगे। तो ये है क्राइटेरिया। अब अगर हमसे कोई पूछे कि क्या पनिशमेंट इज द क्राइटेरिया, तो इसका आंसर यस भी है, नो भी है। अब नो कैसे, पहले ये समझते हैं। देखो, एज फार एज आईपीसी ऑफेंसेस आर कंसर्न, वहां पे हम कह सकते हैं कि पनिशमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया। हमारे पास स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है शेड्यूल 1 के कॉलम 4 में। बट यस कैसे है कि अगर वो ऑफेंसेस
पार्ट 2 में फॉल करते हैं विद दिस कंडीशन, तो हमें पता चलता है कि पनिशमेंट, जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, दैट इज अ बेसिस। वहां से हमें पता चलेगा कि हाँ, जो 3 साल या उससे ऊपर वाले ऑफेंसेस है उनको हम कह सकते हैं वो कॉग्निजेबल है, और जिनकी पनिशमेंट 3 साल से नीचे है हम कह सकते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। तो इसीलिए उसका आंसर पार्टली ट्रू और पार्टली फॉल्स भी है। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है, कई बार पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन से ये इन्फ्रेंस भी आ सकता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ये इन्फ्रेंस भी आ सकता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। आप ये मान लो कि वो इंफॉर्मेशन ऐसी है कि उससे ये चीज़ नहीं पता चल पा रही कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। तो कहने का मतलब, अब पुलिस के पास पावर है, अब पुलिस के पास पावर है कि ये क्या, पावर टू डिटरमाइन कि अगर तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस मानेंगे तो एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मानेंगे तो एफआईआर लॉन्च नहीं होगी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क केसेस है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस स्वर्ण कुमार गुहा। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस स्वर्ण कुमार गुहा, GUHA, सुप्रीम कोर्ट 1982। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली ये कहा था कि पुलिस के पास ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए, कि पुलिस के पास ये पावर अगर दी जाएगी तो इट वुड प्रूव रुथलेस डिस्ट्रॉयर ऑफ पर्सनल लिबर्टी। वो कैसे? क्योंकि अगर पुलिस अपने आप ही आर्बिट्रेरीली उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस ट्रीट करेगी तो वो एफआईआर लॉन्च करेगी और अरेस्ट कर पाएगी। अरेस्ट करने से क्या होगा कि जो पर्सनल लिबर्टी है वो आपकी जेओपोडाइज हो जाएगी, वो कभी कहीं ना कहीं पर्सनल लिबर्टी आपकी जो है वो एंडेंजर हो जाएगी। सो इसीलिए पुलिस के पास ये डिटरमाइन करने की पावर नहीं होनी चाहिए। तो अब फिर क्या, अब इसके बारे में ना डिटेल्ड लॉ हम डिस्कस करेंगे जब हम इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक करेंगे। बट मैं आपको हिंट देता हूँ, एक क्लू छोड़ता हूँ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी केस है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने का पुलिस को राइट दिया था इन ऑर्डर टू असर्टन वेदर द केस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस और इट इज not disclosing cognizable offense but disclosing a non cognizable offense। तो ये जितने भी सवाल है ये क्या है, ये इस केस में हमें मिल गए। उन सवालों का जवाब क्या है वो भी इस केस से लेके ललिता कुमारी केस तक उनका जवाब भी मिल जाता है कि पुलिस की डिटरमिन करने की पावर क्या है। बट हाँ, अगर हम वैसे देखें कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? वो पुलिस नहीं डिसाइड करेगी, वो शेड्यूल 1 डिसाइड करेगा, वो स्टैट्यूट वो डिसाइड करेगा। ठीक है जी, चलो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है क्या नहीं है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल हमें आईपीसी ऑफेंसेस में मिल जाती है। वही जो हम जब ऑफेंसेस आईपीसी में डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा, या जब हम शेड्यूल 1 को रेफर करेंगे, कॉलम 4 को रेफर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट से जो आज तक पेपर में कभी ना कहीं पूछे गए हैं उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये ऑफेंसेस जो हैं इनको कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कैटेगराइज कर दिया गया है। हाँ, ये चीज़ जान लेना, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत सिंपल नहीं होगा, वो प्राइमा फेसी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हमें लगेगा कि ये कॉग्निजेबल भी हो सकता है, ये नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है। बट सिंपलिसिटर आप ये मान लो कि अगर आपको कन्फ्यूजन आ जाए तो आप 2 चीज़ें माइंड में रख सकते हो। पहली चीज़, क्या इमीडिएट एक्शन ज़रूरी है, क्या वहाँ पे उसको प्रिवेंट करना, क्या वहाँ पे अरेस्ट करनी ज़रूरी है? और दूसरा कि आप ये देख लो कि अगर 3 साल तक की पनिशमेंट कैरी करता है, उससे नीचे की पनिशमेंट है तो वो नॉन कॉग्निजेबल हम सोच सकते हैं।
अगर उससे ऊपर है तो वो कॉग्निजेबल हो सकता है। बट अगेन ये एक हार्ड एंड फास्ट, एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक हमें कुछ ऑफेंसेस को पढ़ते हुए साथ साथ ही ये चीज़ें डिटर्मिन करनी पड़ेगी, साथ साथ ही ये चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कॉग्निजेबल है या नहीं है। फिर आगे चलते हैं। आगे है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपने टेरिटोरियल एरिया में ही करेगी या उससे बियॉन्ड भी कर सकती है? क्या अपनी हद में करेगी या उससे बियॉन्ड कर सकती है? देखो, इसका जो आंसर है वो हमें मिलेगा कि क्या वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके बारे में समझ लो। अगर तो वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, देन पुलिस की पावर है कि वो ऑफेंस जो उसकी एरिया में हुआ है, उसके एरिया में जो हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बट साथ ही साथ ये भी जानना होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए पुलिस की पावर है कि अगर कोई ऑफेंस उनके एरिया में नहीं भी हुआ तो भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उनके पास पावर है कि वो अपने टेरिटोरियल लिमिट के बियॉन्ड जाके कर सकते हैं। बट एज फार एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर कंसर्न, इसमें स्ट्रिक्टली हमें याद रखना पड़ेगा कि पुलिस सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है जो उसकी टेरिटोरियल लिमिट, मतलब उसके पुलिस स्टेशन की जो जुरिस्डिक्शन है, जो टेरिटरी है, विद इन दैट जुरिस्डिक्शन हुआ है। इसके लिए हमें सेक्शन 156, इसके लिए हमें सेक्शन 155 को पढ़ना पड़ेगा। जब हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे फिर हमें ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या उसके बियॉन्ड का कंसेप्ट समझ आता है। ठीक है जी, तो ये हमें समझ आ गया। फिर आगे चलते हैं डिफरेंस। अब डिफरेंस वाला एक ऐसा टॉपिक है, मैं मानता हूं जब आपको लॉ समझ, तो डिफरेंस वाला जो हमारा कंसेप्ट है कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल में क्या क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे हमें पता है कि अरेस्ट विदाउट वारंट, ये तो जो बेसिक डिफरेंस है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट विदाउट वारंट होती है एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विद वारंट होती है। और ये कहाँ पे है? जो अरेस्ट विदाउट वारंट है वो सेक्शन 41 क्लॉज 1 और विदाउट वारंट सेक्शन 41 क्लॉज 2। ठीक है जी। फिर कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर लॉज हो जाती है अंडर सेक्शन 154। ठीक है जी, एफआईआर लॉज होती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नो एफआईआर इज लॉज्ड अंडर सेक्शन 154, रेदर यहाँ पे 155 का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिना परमिशन के पुलिस कमेंस कर सकती है इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। और ये हमें कहां से पता चलता है? सेक्शन 156 इज रेलेवेंट फॉर दैट पर्पस। और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन जो है दैट कैन स्टार्ट ओनली विद द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, दैट वी कम टू नो फ्रॉम सेक्शन 155 इटसेल्फ। फिर उसके बाद हमें पता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर यूजुअली पब्लिक रॉन्ग्स एंड जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है दे आर यूजुअली प्राइवेट रॉन्ग्स। इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं, पब्लिक रॉन्ग और प्राइवेट रॉन्ग क्या होता है। फिर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर सीरियस इन नेचर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर लेस सीरियस इन नेचर। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि आम तौर पे हम ये मानते हैं कि 3 साल से नीचे वाले जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है और उसके ऊपर कॉग्निजेबल है। फिर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस 2C में डिफाइंड है और नॉन कॉग्निजेबल 2L में डिफाइंड है। फिर इसकी पनिशमेंट की बात करो तो पनिशमेंट वाला जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, दिस इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया, ये स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, बट इसको माना जाता है। कहाँ पे माना जाता है? वो जो हमने शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि जो 3 साल के नीचे वाले ऑफेंसेस हैं वो नॉन कॉग्निजेबल है और जो ऑफेंसेस 3 साल से ऊपर या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी एज ए पनिशमेंट कैरी करते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। ठीक है जी, ये हो गया डिफरेंस। अब लैंडमार्क जजमेंट्स।
लैंडमार्क जजमेंट्स वैसे तो बहुत सारी है, बट एज फार एज द स्कोप ऑफ definition is concerned, scope relating to cognizable and non cognizable offenses are concerned, उसमें लैंडमार्क जजमेंट्स हम 3 लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करेंगे। पहली है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 154 जिसमें वर्ड क्या यूज हुआ है, शेल, और इसीलिए ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। इसके साथ साथ ही ये क्लैरिफाई किया गया था कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड हो, देन पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर। ठीक है जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आए तो एफआईआर लॉन्च होगी ही होगी। बट हाँ, इसमें एक स्कोप दिया था, वो था प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का, कि अगर ये देखना जरूरी है कि क्या जो इंफॉर्मेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज कर रही है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज कर रही है, उस केस में पुलिस के पास पावर है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने की। ठीक है जी। नेक्स्ट केस इज ओम प्रकाश एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ड्यूटी ऑफ पुलिस इन रिलेशन टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, पुलिस की क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या पावर्स है, वो सारी डिस्कस की थी डिटेल्ड में। ठीक है। फिर हम आते हैं स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। ये केस भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत और भी लीगल इश्यूज को टच किया गया था, बट कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के रिगार्डिंग इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड में कहा था कि पुलिस के क्या क्या रोल है, क्या क्या फंक्शंस है विज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस विज़ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो इसीलिए ये वाले केसेस कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के कंसेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक है जी। इसके साथ ही ये हमारा सेशन कंक्लूड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक कंसेप्ट और डेफिनेशन जो है ये आपको क्लियर हो गई हो। इसका डायरेक्ट आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जब हम डिटेल्ड में कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो आपको बड़ी आसानी से और विद कंसेप्ट क्लैरिटी समझ आएंगे। ठीक है जी। इसी के साथ मैं इस सेशन को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।